गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 का गणित शुरू कर रहे हैं और आज हमारा सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर 2। चैप्टर हमारा 2 है, क्लास 8 है। सब्जेक्ट है हमारा गणित। और चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। आई होप आप लोगों को ये दिखाई पड़ रहा होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसी चैप्टर के बारे में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये समीकरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम इक्वेशन कहते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को हिंदी में हम लोग चर संख्या कहते हैं और नॉन वेरिएबल को अचर संख्या। वेरिएबल क्या होता है? वैसी संख्या जिसका वैल्यू लगातार बदलते रहता है, जैसे कि x, y, z, a, b, c etc। हम क्या देख पा रहे हैं कि ये x, y, z, a, b, c का वैल्यू सवाल में लगातार बदलते रहता है और इसीलिए ये x, y, z क्या हुआ? चर संख्या। जनरली हम चर संख्या को इन्हीं संकेतों से रिप्रेजेंट करते हैं। अचर संख्या क्या होता है? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 etc। इस प्रकार के जितने भी नंबर हैं जिसका वैल्यू फिक्स है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, इसका वैल्यू जो यहाँ है वो सारी दुनिया में है, यानी कि इसका वैल्यू जो है फिक्स रहता है। तो ये क्या हो गया? अचर संख्या। और चर संख्या क्या हो गया? जिसका वैल्यू लगातार बदलते रहता है। और जनरली चर संख्या को हम x, y, z, a, b, c etc रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब चर संख्या और अचर संख्या संयुक्त रूप से मिलकर कोई एक्सप्रेशन बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं समीकरण। जैसे कि 2x + 1 = 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि चर संख्या भी अचर संख्या भी है। ये जो x है ये क्या है? चर संख्या। 2, 1 और 3 ये क्या है? अचर संख्या। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल संयुक्त रूप से मिलकर कोई एक्सप्रेशन बनाता है तो उसी को हम समीकरण कहते हैं। समीकरण होने के लिए एक कंडीशन और भी है कि समीकरण का जो एक्सप्रेशन होता है इसके बीच में इक्वल टू का साइन होता है और इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद, यानी कि इसमें दो पक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड, और इक्वल टू के बाद जो होता है वो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हिंदी में हम बायां पक्ष और दायां पक्ष कहते हैं। और दोनों ही पक्ष के बीच में इक्वल का साइन होता है। तो ये भी एक पहचान है समीकरण का। तो आई होप ये समीकरण क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और टर्म है रैखिक। तो हम समीकरण को रैखिक कब कहेंगे? जब किसी समीकरण में जो चर संख्या होगा उसकी अधिकतम घात हमेशा 1 होगा, 1। तो हम क्या बोलेंगे ऐसे समीकरण को? रैखिक समीकरण। एक दूसरा समीकरण हम लिखते हैं, उसको समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2y - 1 = 4। तो ये भी क्या है? एक समीकरण है, क्योंकि इसमें भी क्या है? चर संख्या अचर संख्या दोनों संयुक्त रूप से मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है। इसमें दो पक्ष है, एक RHS जिसको राइट हैंड साइड कहते हैं और एक LHS जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और दोनों ही साइड के बीच में इक्वल टू का साइन है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भी एक समीकरण है जिसमें चर संख्या अचर संख्या दोनों है।
और इसमें जो y है ये क्या है, एक चर संख्या। इसमें भी जो अधिकतम घात है चर संख्या का 1 है, इसीलिए इस समीकरण को भी हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। तो जब किसी समीकरण में जो चर संख्या होता है उसका अधिकतम घात 1 होता है तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। एक दूसरा टर्म है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले, इसको समझते हैं। एक चर का मतलब क्या हो गया, वैसा समीकरण जिसमें पूरे समीकरण में एक ही प्रकार का चर संख्या होता है। जैसे कि यहाँ भी एक समीकरण है, देखते हैं कि ये एक समीकरण है, इसमें एक ही प्रकार के चर संख्या है जो कि x है। ये एक दूसरा समीकरण है जिसमें एक ही प्रकार का चर संख्या है जो कि y है। एक और हम लिख के दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे लिखते हैं 3m + 4 = 5। ये भी क्या है, एक समीकरण है और इसमें भी जो चर संख्या वो एक ही प्रकार का चर संख्या है, इसको हम बोलेंगे एक चर वाले। और इसमें जो चर संख्या उसका अधिकतम घात 1 है, इसलिए इस समीकरण को बोलेंगे हम रैखिक। और हमें पता है कि ये चर संख्या अचर संख्या पूरा मिलकर एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, ये क्या हो गया, समीकरण। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जिस किसी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसको इंग्लिश में हम सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन को समझने के लिए हम पहले समझते हैं चर संख्या अचर संख्या क्या होता है। चर संख्याओं को हम वेरिएबल कहते हैं, अचर संख्या को नॉन वेरिएबल कहते हैं। चर संख्याओं को जनरली हम एक्स वाई जेड ABC, छोटे ABCD के जो लेटर होते हैं हम जनरली उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू लगातार बदलते रहता है, इसलिए क्या हुआ, वेरिएबल यानी कि चर संख्या। नॉन वेरिएबल क्या हुआ, जो हम क्वांटिटी नंबर पढ़ते हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये क्या हो गए, अचर संख्या, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल संयुक्त रूप से मिलकर कोई एक्सप्रेशन बनाता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं, यानी कि समीकरण। समीकरण में दो पक्ष होता है, इक्वल टू के पहले एक और इक्वल टू के बाद। इक्वल टू के पहले वाली जो एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। इक्वल टू के बाद वाला जो पक्ष होता है उसको बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और ये इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस समीकरण में दोनों तरफ का जो वैल्यू होगा वो आपस में क्या है, बराबर है। तो इस समीकरण को हम रैखिक कब बोलेंगे, जब पूरे समीकरण में एक ही जो चर संख्या होगा उसका जब अधिकतम घात 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे रैखिक। लेकिन जब समीकरण में एक ही प्रकार का चर संख्या होगा यानी कि एक ही प्रकार का वेरिएबल होगा तो उसको हम बोलेंगे एक चर वाले। जैसे कि मैंने लिख के दिखाया कि 2y - 1 = 4, ये क्या है, एक समीकरण है। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक ही प्रकार का चर संख्या है जो कि हुआ, ये भी क्या हुआ, एक चर वाले। यहाँ क्या है, 2x + 1 = 3, इस समीकरण में भी एक ही प्रकार की चर संख्या है जो कि हुआ, ये भी क्या हुआ, एक चर वाले। जैसे 3m + 4 = 5, इसमें भी एक ही प्रकार का चर संख्या m, ये भी क्या हुआ, एक चर वाले। और तीनों ही समीकरण हम देख पा रहे हैं कि जो चर संख्या है उसका अधिकतम घात 1 है। जैसे कि यहाँ y का पावर कुछ भी नहीं है यानी कि 1। जब किसी संख्या का पावर कुछ भी नहीं हो तो हम समझते हैं कि उसका पावर 1 होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि y का पावर अधिकतम घात 1 है। यहाँ भी जो चर संख्या x है उसका अधिकतम घात 1 है। यहाँ भी जो चर संख्या m है उसका अधिकतम घात 1 है। इसीलिए ये तीनों क्या हो गए, रैखिक समीकरण। और चूंकि इसमें एक ही प्रकार का चर संख्या है इसीलिए क्या हुआ, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो अब इसी के आधार पर हम जो है चैप्टर 2 की जो प्रश्नावली 2.1 है उसके कुछ सवाल हैं, हम देखते हैं कि उन सवाल को बनाने का हमारा क्या अप्रोच होता है। जैसे मैं कुछ सवाल लिखता हूँ। जैसे एक सवाल है हमारा 3x + 2x = 2x + 18। एक्सरसाइज हमारा है 2.1, जिसमें पहला सवाल है 3x + 3x =
2x प्लस 18। ये हमारा प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है। ये भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक ही प्रकार का चर संख्या है। ये क्या हुआ, एक चर वाले जो चर संख्या उसका अधिकतम घात 1 है। ये क्या हुआ, रैखिक। और इसमें क्या देख पा रहे हैं कि चर संख्या मिलकर पूरा एक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, जिसमें कि इक्वल टू के पहले एक पक्ष है RHS और इक्वल टू के बाद एक पक्ष है LHS। तो ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। अब हम समझते हैं कि इसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होता है। सबसे पहला चीज जो याद रखने वाली है, इस पूरे समीकरण में जो चर संख्या और अचर संख्या वाली जो टर्म है उसको हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इस समीकरण में टोटल 3 टर्म है। एक टर्म ये है 3x, एक टर्म 2x है और एक टर्म ये है। हम देख पा रहे हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में क्या है, चर संख्या है। जो जिस टर्म में चर संख्या रहेगा तो उस टर्म को हम क्या कर लेते हैं, पहले इक्वल टू के एक तरफ, और जो नॉन वेरिएबल वाले टर्म है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। एक बात और याद रखना है कि जब कोई टर्म इक्वल टू के इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो उसका साइन बदल जाता है, या फिर कोई टर्म इस तरफ से इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो भी उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर कोई टर्म प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर कोई माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर से भी इधर, अगर कोई टर्म इधर से इधर आएगा तो प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भागा हो जाएगा, और भागा में रहेगा तो गुना हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है 3x, इसके पहले तो कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं मतलब क्या है, ये प्लस में है। इसी प्रकार से ये 2x के पहले कोई साइन नहीं मतलब ये भी प्लस में है, और ये जो 18 है हमारे, इसके पहले तो प्लस का साइन है, वो तो आप देख पा रहे होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो टर्म चर संख्या वाले हैं यानी कि वेरिएबल वाले हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारा अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हम इसको इस तरफ ले जाएं या फिर इसको इस तरफ ले आएं। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो इसको फिर हमें इस तरफ भेजना होगा, और हम दूसरा अप्रोच ये है कि हम इसी को इस तरफ ले आएँ तो हमें इसको इस तरफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम इस तरफ ले आते हैं, तो इस तरफ हम देखते हैं कि 3x तो पहले से प्लस में है, ये 2x प्लस में है, और इक्वल टू के साइन के इधर आ जाएगा तो प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 2x, और ये इक्वल टू का साइन जस का तस डाल देंगे। इधर क्या बच जाएगा, 18। ये प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ इसका मतलब प्लस ही होता है। अब इसको हम प्रोसेस करेंगे तो 3x में से 2x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x इक्वल टू 18। तो ये जो हमारा x का वैल्यू 18 आया है, यही क्या हुआ हमारा इस सवाल का आंसर। दरअसल समीकरण में जो चर संख्या होता है उसी की जो प्रोसेस के बाद अंतिम वैल्यू आती है वही समीकरण का अंतिम आंसर होता है। तो इस समीकरण का हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 18। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 5t। दूसरा सवाल है हमारा 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। हम देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर संख्या और चर का अधिकतम घात 1 है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होता है कि जो इसमें जितने भी टर्म हैं तो जिसमें वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं और नॉन वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो ये 5t यहाँ पे प्लस में है और ये 3t यहाँ भी प्लस में है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये -3 जो है इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलो हम लिखते हैं 5t
ये प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा -3t इक्वल टू का साइन 10 का 10 रहेगा। इधर क्या है पहले से -5 और ये -3 को इस तरफ हम ले जाएंगे तो क्या होगा +3। तो 5t में से 3t माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस घटता है तो 5t में से 3t गया तो 2t इक्वल टू -5 और +3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस घट जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। अब देखो ये 2t लिखा हुआ है ना, 2t को हम लिख सकते हैं 2 गुने t, यानी कि 2 जो है t के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा t इक्वल टू -2/2, इसको काटेंगे क्या होगा माइनस में, यानी कि t बराबर हमारा -1 आया है। यही हमारा सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार से तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 5x इधर है, ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5x और ये इधर आएगा तो -3x इक्वल टू ये 5 तो पहले से इधर है, ये +9 इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा -9। इधर क्या इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 5x में से 3x ले लो तो 2x इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे +5 -9 तो क्या हो जाएगा -4। ये 2x जो है x के साथ गुना में है तो 2 इधर जाएगा क्या होगा भागा, तो इधर बचेगा x इक्वल टू -4/2। इसको काटेंगे तो 2 2 4 यानी कि x इक्वल टू -2। ये ही हमारा क्या हो गया इस सवाल का आंसर। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा हमारा समीकरण है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये टर्म में क्या है नॉन वेरिएबल है, इस टर्म में भी क्या है वेरिएबल है, तो वेरिएबल को वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर क्या है 4z पहले से है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा -2z इक्वल टू ये 6 तो पहले से इस तरफ है और +3 जो है इधर जाएगा तो क्या होगा -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4z में से 2z माइनस हो जाएगा तो इधर क्या होगा 2z इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 3। ये 2z गुना में है z के साथ तो 2 की इधर ले जाएगा गुना भागा हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा z इक्वल टू 3/2 और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। अब हम एक और सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। ये हमारा पांचवा सवाल है। सवाल क्या है 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। चल हम देख पा रहे हैं कि 2x इधर प्लस में है, इधर ये x जो है माइनस में है, इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा 2x और ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 14 पहले से है और ये -1 इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। इसको सॉल्व करेंगे 2x + 1 तो 2x और x का मतलब एक x यानी कि दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 14 + 1 क्या हो जाएगा 15। ये 3 जो है x के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भागा, इधर बचेगा x इक्वल टू 15/3। इसको कट करेंगे 3 1 3 3 5 15 x इक्वल टू क्या आ गया 5। ये हमारा पांचवा सवाल हो गया। इस चैप्टर में टोटल 10 सवाल हैं। अभी हमने 5 सवाल कर लिया है, अगले की वीडियो में हम 5 सवाल बताएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को ये वीडियो समझ में नहीं, ये लेक्चर समझ में नहीं आया हो या फिर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, सवाल समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सवाल को दोबारा फिर से बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।